हेलो दोस्तों, मैथ्स विद मनोज में आप सभी का फिर से स्वागत है। मेरा नाम है मनोज कुमार। मैं हूँ जीएसटी इंस्पेक्टर। मैं आपको पढ़ा रहा था पॉलिटी। पॉलिटी का जो पिछला वीडियो है उस पर आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। ये रिस्पॉन्स हम लोग को मोटिवेट करता है आगे क्लास लेने के लिए। तो चलिए आज लक्ष्मीकांत का चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बोले तो कि जो भी हमारा संविधान बना इसके पीछे की क्या कहानी है, यानी इसका जो प्रोसेस है संविधान बनने का, क्यों जरूरत पड़ा संविधान बनने की, क्यों आवश्यकता पड़ी संविधान के निर्माण की, ये सारी चीजें हम लोग समझेंगे। इसको हम लोग समझेंगे एकदम स्टोरी की तरह। देखिए, आपको हर जगह पढ़ाया जाएगा लेकिन यहाँ पर आपको यूनिक पढ़ाया जाएगा, स्टोरी की तरह इसको समझेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए, बात है आज से लगभग 500 से लेकर के 600 साल पहले की। ठीक है, उस समय भारत को ना कहा जाता था, सबको पता है, सोने की चिड़िया कहा जाता था भारत को। ऐसा इसलिए चूंकि भारत के पास बहुत सारे बहुमूल्य चीज होते थे। क्या होते थे? तो भारत के पास होता था उस समय मसाला, अभी भी मसाले होते थे, वस्त्र होते थे, रेशमी वस्त्र हो गए, सूती वस्त्र हो गए, सूती वस्त्र हो गए। अच्छा, हीरे जवाहरात ये सब के सब बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध थे हमारे प्यारे देश भारत में। ठीक है, देखिए उस समय हमारे ही समकालीन एक दूसरा सिनेरियो ये चल रहा था ना कि यूरोप महादेश में वहां पर भोजन को स्वादिष्ट बनाने के लिए, ठीक है, या तो फिर लंबे समय तक भोजन टिक सके। आपको भी पता होगा जो मांस होता है उसमें मसाला लगा दिया जाता है तो वो मांस लंबे समय तक टिक सकता है। तो यूरोप में भोजन को स्वादिष्ट बनाने के लिए, लंबे समय तक टिकाने के लिए भारत के मसालों का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, अब भारत के मसालों का प्रयोग किया जाता था। मुख्य रूप से कौन कौन सा मसाला था आप ये भी समझ लीजिए। तो काली मिर्च, ठीक है, दालचीनी समझते हैं ना, वो जो लगता है कि खाल है वृक्ष का वैसा, लौंग, ये सभी मसाले बहुत ज़्यादा डिमांड में होते थे। लेकिन इनका कीमत बहुत ज़्यादा होता था। कीमत क्या होता था भाई? तो कीमत होता था बहुत ज़्यादा बोले तो अगर भारत में इनका कीमत मान लीजिए 10 रुपये है तो यूरोप में जाकर के इसका कीमत 500 से लेकर के 600 रुपये हो जाता था। अब बात यह है कि कीमत बढ़ता क्यों था? कीमत बढ़ने का कारण क्या था? क्यों भाई कीमत बढ़ जाता था? तो कारण है, इसके पीछे का कारण है। होता क्या था कि जो भी व्यापारी हैं वो डायरेक्टली भारत के सामान को यूरोप में नहीं पहुंचाते थे। भारत से सामान लेते थे, फिर भारत से सामान को भेजते थे अरब व्यापारी के पास। ठीक है, यानी भारत में अरब व्यापारी आते थे और सामान ले जाते थे। तो भारत से सामान कहाँ चला गया भाई? अरब व्यापारी के पास। अरब व्यापारी जो है वो तुर्क व्यापारी को सामान बेच दिया। ठीक है, तुर्क व्यापारी जो है वो इटली के व्यापारी को सामान बेच दिया, और इटली का व्यापारी जो है वो यूरोप के ग्राहक को सामान देता था, यूरोप के जो कस्टमर है उसको सामान देता था। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि एक लंबा सा चैन बन गया है, एक लॉन्ग चैन बन गया है। किसका चैन बन गया भाई? ये सामान की खरीद बिक्री का चैन बन गया है, खरीद बिक्री का। तो जब इतना लंबा चैन होगा तो बीच में तो कमीशन आ ही जाएगा ना। जैसे मान लो कि अगर भारत से सामान हम खरीदते या भारत से सामान खरीदते और डायरेक्ट यूरोप के कस्टमर को मिलता तो कम से कम ये जो अरब व्यापारी है, तुर्क व्यापारी है, इटली के जो भी व्यापारी है, उन लोगों को पैसा हमको एक्स्ट्रा देना नहीं पड़ता। और चूंकि इतना लंबा श्रृंखला से होकर के इतना लंबा चैन से हो जाता है, भारत के पास अरब व्यापारी, फिर तुर्क व्यापारी, फिर इटली, तब यूरोप के कस्टमर को मिलता है, तो इसका कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था। लॉन्ग चैन में खरीद बिक्री होने के कारण कमीशन बढ़ जाता था, और कमीशन के बढ़ने के कारण क्या होता था भाई? तो जो भी कीमत है इन चीज़ों का वो बहुत ज़्यादा हो जाता था। ठीक है, तो होता क्या है ना कि जो यूरोप के व्यापारी हैं उन्होंने
ऐसा सोचा कि एक काम हम करते हैं, हम सीधे भारत जाते हैं, ठीक है, सीधे भारत जाते हैं और वहां से सामान लाएंगे, ठीक है, और वहां से सामान लाने के बाद क्या होगा कि बीच में जो भी दलाल हैं उनका कमीशन हो जाएगा कम, जिसके कारण कीमत कम मिलेगा हम लोग को, यानी सामान सस्ता पड़ेगा। यहीं से शुरुआत होता है भाई भारत के खोज की, यहीं से शुरुआत होता है भारत की खोज की। अभी हम लोग भारत की खोज कर रहे हैं, कहानी में चीज़ों को समझते जाइएगा। क्यों ज़रूरत पड़ा भारत के खोज की? चूँकि यूरोप वाला चाहता था कि हमको सामान की कीमत क्या मिले, कम मिले, इस कारण वो डायरेक्ट भारत आकर के सामान खरीदना चाहता था। तो अब हम भारत की खोज में आते हैं। तो सबसे पहले 1497 ईस्वी में एक नाविक था जिसका नाम था वास्को डी गामा। ये कहाँ का था भाई, याद रखिएगा, पुर्तगाल का, ठीक है। तो वहाँ से एक जहाज लेकर के निकल गया। कब? 1497 ईस्वी में जो वास्को डी गामा है पुर्तगाल से जहाज लेकर के निकला भारत की खोज में। और क्या होता है कि जो अफ्रीका महादेश है उसका जो साउथ सिरा है, ठीक है, साउथ जो नीचे नीचे वाला जो पोर्शन है, ये साउथ वाला जो एरिया है, साउथ सिरा जो है, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं केप ऑफ गुड होप ऑफ, को पार करके 1498 में भारत के कालीकट पर पहुंचा, ठीक है। अब ये भारत के कालीकट पर तो पहुंच गया। अब क्या हुआ कि ये क्या किया कि भारत से सामान लेकर, कौन सा सामान लिया अगर आपसे पूछेगा तो याद रखना, ये मुख्य रूप से मसाला ले गया था यहाँ से, ठीक है। मसाला को लेकर के पुनः पुर्तगाल लौट गया, ठीक है। अब ये पुर्तगाल लौटा तो वहां पर इन सामानों को वो बेचता है। सामानों को बेचा तो देखा कि जितना उसका खर्च आया था यहाँ तक आने में, अगर उसको हम काट दे, उसको अगर हम हटा दे, तो भी उसको मुनाफा जो है करीब करीब 60 गुना मिला। मतलब अगर वो 10 रुपये लगाया था तो 600 रुपये में वहां जाकर के वो सामान बेचा, इतना ज्यादा उसको मुनाफा हुआ। अब क्या होता है कि भाई पुर्तगाल जो है, ठीक है, वहाँ के राजा हो गए, वहाँ के जो भी व्यापारी हो गया, उनको बहुत बड़ा यहाँ लाभ दिखा कि भाई इसमें तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है, ठीक है। वो सोचे कि अगर अमीर बनना है भैया, तो डायरेक्ट जो है वो इंडिया के साथ हम लोग व्यापार करेंगे। इनके दिमाग में ये बात चलने लगा, इनके दिमाग में ये खुशी दौड़ने लगी कि भैया अब तो हम अमीर हो गए, हमको अब अमीर बनना है तो हमको भारत के साथ व्यापार करना होगा। अब यहीं से शुरू होता है भाई साहब, यहीं से यूरोपीय जितने भी देश हैं, यूरोपीय देश भारत पहुंचने की होड़ शुरू हो गई, ठीक है। अब अगर पूछेगा आपसे कि कौन कब पहुंचा, इसका पूरा लिस्ट आप बताओ, तो चलो हम आपको बताते हैं कि कौन कौन सा विदेशी यात्री भारत में कब कब आया। यहाँ पर हम लोग लिस्ट देखते हैं विदेशी व्यापारियों का, ठीक है, कौन कौन सा व्यापारी कब आया। सबसे पहले अगर आपको बोलेगा कि
गालिक कब आए यानी पोर्तुगीज कब आए? पोर्तुगीज कब आए? तो भाई ये आए 1498 में। सबसे पहले कौन आया था? अगर पूछेगा कि कौन सा विदेश व्यापारी सबसे पहले आया था भारत में, तो याद रखिएगा पोर्तुगीज यानी पुर्तगाली। फिर इसके बाद कौन आया भाई? इसके बाद आया डच। ये 1602 से 1605 का समय है इसका आने का, ठीक है। इसके बाद आया वही ब्रिटिश, जो कि शासन भी किया हमारा देश पर। ब्रिटिश का काल था 1608, ये सबसे पहले 1608 में आया था। इसके बाद कौन आया? इसके बाद आया था डेनिस। याद रखना डेनिस कब आया? 1616 में। इसके बाद आया फ्रेंच, फ्रांसीसी, ये कब आया? 1664 में। इसके बाद आया स्वीडिश सबसे अंतिम में, ये कब आया? 1731 में, ठीक है। जितने भी व्यापारी थे भाई वो बहुत ही ज़्यादा चतुर थे। वो जो यहाँ पर व्यापार करने आए, व्यापार करने हमारे देश में आए, तो वो ना यहाँ पर व्यापार को ना एक कंपनी के रूप में करते थे। मतलब वो कंपनी एक इस्टेब्लिश करते थे, ठीक है। और यही कंपनी यहाँ पर भारत में सामानों का लेन देन करता था यानी व्यापार करता था। तो आपको ये जानकर के हैरानी होगी आपको कि जो भी विदेशी व्यापारी भारत में आए, ठीक है, तो उन लोगों ने जितना भी कंपनी बनाया, ठीक है, वे सभी के सभी कंपनी ना ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाना जाने लगा। मतलब अगर ब्रिटेन वाला कंपनी बनाया है तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हो जाएगा, डच बनाया तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी हो जाएगा, फ्रेंच बनाया तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, डेनिश बनाया तो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। सब ना यहाँ व्यापार करने के लिए कंपनी इस्टेब्लिश करते थे हमेशा, और इस कंपनी को हमेशा हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर मसला ये आता है कि भाई इन लोग जब व्यापार के लिए कंपनी बनाए तो हमेशा ईस्ट इंडिया कंपनी ही क्यों? हमेशा ईस्ट इंडिया कंपनी ही क्यों? तो चलिए इसको समझते हैं। तो बात है 15वीं से 18वीं शताब्दी की, ठीक है। तो जो भी एशिया के क्षेत्र थे उस समय में, ठीक है, एशिया के क्षेत्र जैसे आपका भारत हो गया, साउथ ईस्ट एशिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, चाइना हो गया, ठीक है, ये सब ना यूरोप के ईस्ट में पड़ते थे, यूरोप के ईस्ट में पड़ते थे। आप देख लेना मैप में, वर्ल्ड मैप में देखोगे यूरोप के ये सब ईस्ट में पड़ रहे थे, ठीक है। इसलिए सामूहिक रूप से इनके पूरे ग्रुप को कहा जाता था भाई ईस्ट इंडिया, ठीक है। वैसे ही अगर कोई आपसे बोलेगा कि ये तो ईस्ट इंडिया है, वेस्ट इंडिया कौन सा है, तो वो भी समझ लो ये तो ईस्ट इंडिया हो गया। वेस्ट इंडिया अगर आपसे बोलेगा कि वेस्ट इंडिया कौन था उनके लिए, वेस्ट इंडिया कौन था उनके लिए, तो जो भी कैरेबियन द्वीप समूह, ठीक है, प्लस में अमेरिका के कुछ पार्ट्स, इनके लिए कहे जाते थे वेस्ट इंडिया। समझ में आ रही है बात? यानी एशिया के कुछ क्षेत्र जैसे भारत हो गया, चाइना हो गया, इंडोनेशिया हो गया, साउथ ईस्ट एशिया हो गया, ये सब के सब ईस्ट इंडिया कहलाते थे, चूंकि ईस्ट में पड़ते थे, और ये सब वेस्ट में पड़ते थे तो वेस्ट इंडिया कहलाते थे। इसीलिए जब भी विदेशी हमारे यहाँ व्यापार करने आए तो वो हमेशा एक कंपनी के रूप में आए। अच्छा, कौन सी कंपनी? तो हमेशा उनका नाम होता था ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन अगर यही अमेरिका में ये व्यापार किए होते तो वहाँ पर क्या नाम रहता? वेस्ट इंडिया कंपनी। तो अब बात ये समझते हैं कि कौन कौन से ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण कब कब हुआ, उसका क्या लिस्ट है सर, आप बता दीजिए। तो चलिए ये चीज़ भी हम लोग समझ लेते हैं। देखिए इसका लिस्ट देखिएगा, इसका भाई साहब आप लिस्ट देखिएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारा क्वेश्चन आता भी है। तो जो पुर्तगाल है ना, पुर्तगाल जो कंपनी बनाया था,
अगर पूछेगा कि पुर्तगाल जो कंपनी बनाया था उसका नाम बताओ, तो याद रखना यही एक इकलौता ऐसा देश है जिसने कोई ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं बनाई, कंपनी नहीं बनाई, याद रखिएगा। ये भाई साहब केवल आए और व्यापार करके चले गए, कोई कंपनी यहाँ नहीं बनाए, ठीक है। अगर पूछेगा कि इसका स्थापना कब हुआ था, तो स्थापना का कोई टाइमिंग नहीं है, बस 1498 में इन लोग आए थे। क्योंकि इन लोग कोई ईस्ट इंडिया कंपनी बनाए ही नहीं, तो स्थापना के बाद तो हम लोग कर नहीं सकते। केवल इन लोग आए थे 1498 में, आपको पीछे भी बताया गया है पुर्तगाल। अच्छा, दूसरा इंग्लैंड यानी ब्रिटिश की बात करें तो ब्रिटिश जो यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी बनाए थे उसका नाम था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। इसके बारे में हम लोग डिटेल से सीखेंगे, लेकिन पहले समझ लेते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ, तो 1600 में। कब 1600 में, तो 31 दिसंबर, याद रखिएगा 31 दिसंबर 1600 में इसका स्थापना हुआ था। अच्छा, तीसरा कौन है, तीसरा है भाई डच बनाया था भाई डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। कब बनाया था, याद रखिएगा 1602 में। इसके बाद डेनिश, ये कौन बनाया था भाई, तो डेनमार्क के लोग बनाए थे ये डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये कब बना था, 1616 में, ठीक है। इसके बाद फ्रांस के लोग जब आए थे तो यहाँ जो ईस्ट इंडिया कंपनी बनाए थे उसका नाम था फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। ये कब बना था, तो ये बना था 1664 में। और अगर लास्ट देखें स्वीडिश का, तो स्वीडिश भी बनाए थे स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और ये कब बना था, तो ये बना था 1731 में, ठीक है। बात समझ में आ गई। यह है अलग अलग ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। यहाँ तक तो हम लोग चीज़ों को समझ चुके हैं, लेकिन हमारा जो मेन फोकस होगा, चूंकि ब्रिटिश हमारे यहाँ शासन की है, तो हमारा जो मुख्य फोकस होने वाला है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर होने वाला है, यानी जो भी ब्रिटिश लोग आए थे उस पर होने वाला है, ठीक है। तो देखो पुर्तगाली लोग क्या किए थे, यहाँ से सामान बहुत ज़्यादा मुनाफा पर बेचे थे, तो ब्रिटिश को भी लगने लगा कि अगर हम भी जाकर के ऐसे ही भारत से सामान ला करके यहाँ बेचेंगे तो हमको भी बहुत ज़्यादा मुनाफा होगा, ठीक है। तो हम लोग आते हैं कहानी ब्रिटिश की। अभी यहाँ से कहानी स्टार्ट होने वाला है भाई साहब, ब्रिटिश की कहानी, ठीक है। देखिएगा, लंदन के जितने भी व्यापारी हैं उनके बीच बैठक होता है। क्या बैठक होता है कि भाई साहब हम लोग को भी भारत जाना चाहिए व्यापार करने के लिए। पुर्तगाली और डच को देख करके इनको भी लगने लगा कि हम भी पैसा कमा सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि वहाँ की जो महारानी थी जिनका नाम था एलिजाबेथ फर्स्ट, उनसे एक अनुमति मांगी, ठीक है। उनसे अनुमति मांगी कि हमको एक ऐसा चार्टर दीजिए जिसमें लिखा हो कि हम लोग जा कर के वहाँ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करके वहाँ पर हम लोग एक व्यापार करेंगे, ठीक है। तो 31 दिसंबर 1600 को जो महारानी एलिजाबेथ थी, रानी जो एलिजाबेथ फर्स्ट थी, वो वहाँ के व्यापारियों को एक चार्टर देती है। बोलती है कि ठीक है भाई, इस चार्टर के तहत तुम केवल जाकर के भारत के साथ व्यापार कर सकते हो, ठीक है। अब क्या होता है कि सबसे पहले कहानी यहाँ पर ट्विस्ट ये लेती है कि 1608 में एक अंग्रेज व्यापारी था, ठीक है, जिसका नाम है, याद रखना नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, विलियम हॉकिंस। वो भारत पहुंचा। भारत में कहाँ पर पहुंचा, सबसे पहले सूरत में पहुंचा, ठीक है। याद रखिएगा, भारत में सबसे पहले कहाँ पहुंचा, सूरत में पहुंचा। और सूरत में पहुंच करके वहाँ पर जो उस समय मुगल जो सम्राट थे जहांगीर पहुंच करके बोलते हैं कि महाराज, हमारी महारानी देखिए एक चार्टर दिए यहाँ व्यापार करने के लिए, हमको भाई यहाँ व्यापार करने दीजिए।
तो व्यापार की अनुमति मांगा। अगर बोलेगा किसने सबसे पहले व्यापार का अनुमति मांगा था, तो याद रखिएगा विलियम हॉकिंस सबसे पहले आया था किसके दरबार में, जहांगीर के दरबार में, और जाकर के वहां पर भाई व्यापार करने का अनुमति मांगा। अब क्या होता है कि अंग्रेजों को अनुमति तो मिल गई व्यापार करने की, ठीक है, तो वो इसका क्या करते हैं भाई, फायदा उठाते हैं। फायदा कैसे उठाएं कि भाई वो अपनी सेना बनाने लगते हैं। अंग्रेज देखो कितना चोर आदमी है, अंग्रेज लोग पगला। अपनी सेना क्या करते हैं इन लोग, बनाने लगते हैं। अच्छा, वहां के जो भी राजा थे, उनको आपस में लड़ाने लगते हैं। लो भाई लड़ो, तुम हमको फायदा होगा, फूट डालो शासन करो के लिए, लड़ा देता था एक दूसरे राजा को। अच्छा, किले बनाने लगे, ऊंचे ऊंचे किले बनाने लगे। वो ये कहते थे कि भाई साहब ये हमारा गोडाउन है, ऐसे करके वो किले बनाते जाते थे, ठीक है। इसके बाद जो भी शासकों के बीच जो लड़ाई होता था उसमें वो इंटरफेयर करते थे भाई, ठीक है, यानी हस्तक्षेप करते थे। ये सब अंग्रेज करने लगे। अब यहाँ पर एक चीज पर गौर कीजिएगा, किस चीज पर आपको गौर करना है, तो वहां पर आपको हमने बताया था कि यहाँ पर व्यापार करने के लिए ये क्या किए थे, एक कंपनी स्टेब्लिश किए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो उस कंपनी में अगर आपको बोलेगा कि प्रारंभ में कितने सदस्य थे, ये कभी कभी एग्जाम में आता है, तो याद रखिएगा उसमें टोटल उस समय 218 सदस्य थे, ठीक है। इस सदस्य में जो मेन हेड होता था उसको कहते थे हम लोग गवर्नर, ठीक है, यानी एक रहता था गवर्नर। इसमें 24 डायरेक्टर थे, कैसे कैसे काम होगा वो सब देखने के लिए, और बाकी जितने भी लोग बच गए, जो भी रिमेनिंग बच गए, वो सब के सब ट्रेडर होते थे, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो स्टेब्लिश किया गया था व्यापार करने के लिए भारत में, उसमें प्रारंभ में टोटल कितने सदस्य थे, तो भाई 218 सदस्य थे। कहानी यहाँ पर मोड़ लेती है। एक वक्त आया 1757 का, जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी लोग थे, यानी जो भी ब्रिटिश थे, उनका वर्चस्व जो है बंगाल में बढ़ते जा रहा था। बंगाल में बहुत ज़्यादा हो गया था, उन लोग ना हर चीज़ में हस्तक्षेप करने लगे थे। अब उस समय जो बंगाल का नवाब था, ठीक है, उसका नाम था सिराजुद्दौला, ठीक है। ये क्या करता है कि परेशान होकर के कि भाई हम जो भी ब्रिटिशर्स हैं, जो भी यहाँ पर ट्रेडर हैं, जो कि व्यापार करने आए हैं, उन लोग कुछ ज़्यादा ही बढ़ चढ़ के भाग ले रहा है, यहाँ हस्तक्षेप कर रहा है यहाँ के हमारे शासन में भी। तो एक काम किया, वो क्या किया, 20 जून 1756 को फोर्ट विलियम, आप कभी कोलकाता आओगे तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा, एक फोर्ट है जिसका नाम है फोर्ट विलियम, एक किला बनाया हुआ फोर्ट विलियम। तो 20 जून 1756 को क्या हुआ कि फोर्ट विलियम नाम का एक छोटा सा कमरा था, एक फोर्ट था, ठीक है, आप उसको कमरा कह सकते हो, ठीक है। वो कितना का था, 18 फीट बाई 14 फीट का कमरा था। इतने छोटे कमरे में करीब करीब 146 लोगों को बंदी बनाकर जबरदस्ती डाला गया, ठीक है। और चूंकि कमरा बहुत छोटा था, वहाँ सांस लेने में भी दिक्कत हो रहा था, तो ब्रिटिश अधिकारी एक हैं जिनका नाम है जॉन जेफेनिया हॉलवेल, ठीक है। उनके अनुसार ऐसा कहना था कि 123 लोग करीब करीब वहां पर मर गए थे,
दम घुटने से एक दूसरे से दब करके मर गए थे, दम घुटने से मर गए थे, ठीक है। और ये चीज जो घटना हुई ना, इस घटना को अभी भी बहुत मतलब दर्दनाक घटना माना जाता है। और इस घटना को कहा जाता है भाई ब्लैक होल ट्रेजेडी। पूछेगा कब हुआ था? 20 जून 1756 को। सिराजुद्दौला सबको बंदी बना करके तो रख दिया था, वहां दम घुटने से लोग मर गया, ऐसा मतलब ब्रिटिश के अपने अधिकारी के अनुसार ऐसा कहा गया था। कोई गारंटी नहीं है कि भाई साहब 123 लोग ही मरे थे, ऐसा कुछ नहीं है। भारत के अनुसार, भारतीय जो उस समय न्यूज़पेपर चलता था उसके अनुसार ऐसा माना जाता था कि नहीं, बहुत इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि 123 लोग नहीं, मात्र 46 लोग मरे थे। लेकिन ब्रिटिश अधिकारी के अनुसार उनका अपना कहना था कि भाई 123 लोग हमारे मारे गए थे। जैसे ही ये खबर इंग्लैंड में जाती है तो वहाँ एकदम तहलका मच जाता है। बोलता है कि हम बंगाल के नवाब को मार के मुआ देंगे, उसको एकदम ख़त्म कर देंगे, पूरा एकदम गुस्सा हो गया कि हम एकदम। तो दोस्तों क्या होता है, इसी का परिणाम ऐसा आता है, इतना गुस्सा हो गया वहाँ ब्रिटिश के लोग कि इसी का परिणाम ऐसा होता है कि 1757 में प्लासी का युद्ध होता है। ये कहाँ होता है अगर आपसे पूछेगा तो ये प्लासी जो है वेस्ट बंगाल का एक स्थान है, यहीं पर ये युद्ध होता है। किसके किसके बीच अगर युद्ध होता है तो ये होता है वही सिराजुद्दौला जो बंद करवाया था, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच। देखो इस युद्ध में ना सिराजुद्दौला की हार होती है, लेकिन उसको हारना नहीं चाहिए था। क्यों नहीं हारना चाहिए था, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि भाई उसको हारना नहीं चाहिए था? तो उसका सेनापति जो था मीर जाफर, वही उसको धोखा देता है। देखो इस युद्ध में क्या हुआ था कि सिराजुद्दौला के पास ऐसा माना जाता है कि करीब 50,000 सेना थी, ठीक है। और जो ब्रिटिश के पास थी, यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसके पास मात्र 3,000 सैनिक थे। इसके बावजूद सिराजुद्दौला क्या हो जाता है, ये भाई साहब क्या हो जाते हैं, हार जाते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है इकलौता इंसान जिसका नाम है मीर जाफर, उसका सेनापति, ठीक है। क्या किया था ना, अंग्रेज लोग की सेनापति जो मीर जाफर है ना, उसको समझाया था कि अगर तुम मेरा साथ दोगे तो मैं तुम्हें यहाँ का नवाब बनाऊंगा, तुम हरा दो सिराजुद्दौला को। तो सिराजुद्दौला हार जाता है और वो यहाँ से भाग जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ से जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, उसको एक सबक मिलता है। सबक क्या मिला? सबक ये मिला कि भाई साहब यहाँ के लोग अब हो गए हैं तेज, अब इनको चाहिए फुल इज्जत, लेकिन हम तो इज्जत देने वाले हैं नहीं। तो ऐसा करते हैं कि पहले जो केवल हम ढोंग करते थे ना कि हम व्यापार करने आए हैं, अब इन लोगों को डायरेक्ट बताते हैं कि नहीं, हम व्यापार नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ करेंगे शासन। अब तुम हमारे अंदर रहोगे, हमारे अकॉर्डिंग काम करोगे। अब इनका शासन स्टार्ट हो जाता है। यानी 1758 से इनको समझ में आया कि भाई साहब अब हमको करना है शासन। तो याद रखिएगा 1773 से 1858 तक का ये जो पीरियड है, इसको हम लोग कहेंगे कंपनी का शासन, ठीक है। अच्छा 1773 से क्यों हम बोल रहे हैं, 1773 से क्यों बोल रहे हैं, 1758 से ही होना चाहिए था। तो बीच में क्या होता है ना कि एक और युद्ध होता है, बक्सर का भी युद्ध होता है, कुछ चेंजिंग आता है। इसके बाद कुछ चार्टर आते हैं। चार्टर कहाँ से भाई? वहाँ इंग्लैंड से। और इन्हीं चार्टर के अकॉर्डिंग यहाँ पर शासन करा जाता है। तो जो मुख्य समय अवधि है वो माना जाता है 1773 से लेकर के 1858 तक का समय। इसीलिए हम लोग इस काल को कहते हैं कंपनी का
शासन का काल। क्या बोलेंगे भाई? कंपनी के शासन का काल। तो चलिए अब आ जाते हैं, हमारा टॉपिक अभी का रहने वाला है कंपनी के शासन, यानी 1773 से 1858 तक का समय तक का काल होता है। तो देखिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो थोड़ा सा लाइक करें, कमेंट करें भाई, ठीक है, कमेंट करें और हौसला बनाए रखें ताकि पूरा का पूरा पॉलिटी आपको हम कंप्लीट करा दें। तो थैंक यू दोस्तों, आप अपना कीमती टाइम हमको दिए, इसके लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद।